छूना नहीं इसको। वन निगम के उपाध्यक्ष श्री केहर सिंह खाची जी, पूर्व में ठियोग से प्रत्याशी रहे राजेंद्र वर्मा जी, पूर्व में ठियोग से प्रत्याशी रहे दीपक राठौर जी, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव अनीता वर्मा जी, प्रवक्ता संगीता जी, हमारे ठियोग के चारों जोन के अध्यक्ष, जिला परिषद के सदस्य उज्जवल मेहता जी, पूर्व में जिला शिमला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे सुधीर बैग जी, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ इस अलायंस में मौजूद राकेश वर्मा जी, ठियोग के कांग्रेस पार्टी के जो भी ऑब्जर्वर है राजेश वर्मा जी, मैं आप सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम आप सबको प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी संबोधित करेंगे। मैं बड़े अदब के साथ उनसे आग्रह करता हूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करें। श्री रोहित ठाकुर। सबसे पहले मैं सभी जो हमारे पत्रकार बंधु है, हमारे सहयोगी है, साथी है, चाहे प्रिंट मीडिया की बात हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात हो, मैं आप सभी को संबोधित करता हूं। आज की प्रेस वार्ता में जैसा मुझसे पूर्व यहाँ पर हमारे मंडल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, हमारे इंडिया अलायंस की जो निरंतर पूरे प्रदेश में राष्ट्र में हमारे जितनी भी हमारी प्रोग्रेसिव पार्टीज है, प्रगतिशील पार्टियां हैं, जो धर्मनिरपेक्षता और साथ ही साथ लोकतंत्र में विश्वास रखती है, वो एक तरह से जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन 10 वर्ष रहा है उसके लिए लामबंद हो रही है। और हम अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, 14 तारीख से 14 से जो हमारी प्रथम जो हमारी प्रदेश स्तर की जो प्रेस वार्ता हुई थी, जिसमें मेरे साथ राकेश सिंघा जी जो हमारे सीपीएम के वरिष्ठ नेता है और 2 मर्तबा विधायक रहे, हमारे कॉमरेड भाग सिंह जी जो हमारे सीपीआई के प्रदेश के सेक्रेटरी है, सुरजीत ठाकुर जी जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश के संयोजक है, और अन्य भी इन भिन्न भिन्न पार्टीज के जो हमारे वरिष्ठ नेता थे, उनकी उपस्थिति में प्रदेश में जो समझता हूँ ये हमारा मोर्चा लामबंद हो एक मुहिम प्रारंभ हो चुकी थी। और उसके बाद निरंतर हमारा अभियान काफी समन्वय के साथ पूरे हिमाचल प्रदेश की चारों आपकी लोकसभा की सीटें और 6 जगह जहां आपके बाई इलेक्शन हो रहे हैं, वो मैं समझता हूँ एकजुटता के साथ हम अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारे ठियोग विधानसभा क्षेत्र का हमारा जो इंडिया अलायंस है, उसके तहत ही आज मेरे साथ हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो प्रदेश के हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे और वर्तमान में एआईसीसी के स्पोक्स पर्सन है कुलदीप राठौर जी, राकेश सिंघा जी जो हमारे सीपीएम के वरिष्ठ नेता है और आप 2 मर्तबा विधायक रहे, और साथ ही साथ जो हमारे पूर्व में कांग्रेस पार्टी के विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे, जिसमें हमारे राजेंद्र वर्मा जी, दीपक राठौर जी, हमारे चेयरमैन जिनका संबंध आपके ठियोग विधानसभा क्षेत्र से है, जिसमें केहर सिंह खाची जी जो हमारे फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के वाइस चेयरमैन है, देवेंद्र श्याम जी जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन है, और इनके अलावा भी हमारे जो मंडल के प्रधान हैं हमारे कंवर जी और हमारे जोन के अध्यक्ष, यहाँ पर हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अन्य जो हमारे ठियोग विधानसभा क्षेत्र से बहन विनीता जी, हमारी यहाँ पर आशा कंवर जी, मैं ये इनको भी मेरे साथ इस प्रेस वार्ता मेरा सहयोग करेंगे। और साथ ही साथ जहां मैंने पहले आपको सारी बातें आपके समक्ष रखी है, वर्तमान में जिस तरह से पूरे राष्ट्र में एक माहौल भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हो चुका है, एक परिवर्तन स्पष्ट रूप में दिख रहा है और वर्तमान में लगभग कोई 5 चरण हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ हमारी तरफ हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में हमारे कोई 7-8 दिन शेष रह गए, और हर आपके चाहे पार्लियामेंट की बात हो, विधानसभा सीटों की बात हो, हर जगह एक निर्णायक बढ़त कांग्रेस पार्टी ने मैं समझता हूँ प्राप्त कर दी है। जहां मैं 1-1.5 वर्ष की बात करूंगा, क्योंकि विशेषकर अगर हम जिला शिमला की बात करें, हमारे ठियोग हमारा उत्तरी शिमला का गेटवे है,
बहुत से ऐसे ऐतिहासिक कार्य हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार के समय में इस 1-1.5 वर्ष की अवधि में हुए, जो ऐतिहासिक हुए। उदाहरण के तौर पे अगर हम मार्केट इंटरवेंशन स्कीम की बात करें, इसकी लगभग कोई 153 करोड़ के आसपास की राशि थी, 153 करोड़ के आसपास की राशि थी, जिसमें से 90 करोड़ वो था जो पिछली सरकार यानी जयराम सरकार का लंबित पड़ा था। उसके अलावा 2023 का यानी हमारे कांग्रेस कार्यकाल के दौरान का भी कोई 63 करोड़ के आसपास की राशि थी। हमने एक रिकॉर्ड समय में ये टोटल जो आपकी राशि बनती है, पहले चरण में 98 करोड़ और जो इसके अलावा आपका जो 55-56 करोड़ था वो भी सरकार ने रिलीज कर दिया। ये प्रथम बार हुआ है, नहीं तो कई वर्षों अपनी अदायगी में किसानों को लग जाते थे। और इससे पहले जहां मैंने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम की बात की, यही हमारी कांग्रेस सरकार थी जिन्होंने जो आमतौर में 50 पैसे की बढ़ोतरी आपकी प्रति वर्ष होती थी, आपदा को देखते हुए, कम सेब की पैदावार को देखते हुए, हालांकि जो हमारा ये MIS का एम्बेट है वो मात्र सेब नहीं, उसमें हमारे कीनू, आपके आम, सभी अन्य हमारे जो आपके नोटिफाइड फल है वो भी आते हैं। उसमें लगभग कोई 1.5 रुपए के आसपास की एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी हमारी सरकार ने, हालांकि बड़ी गंभीर वित्तीय स्थिति थी, उसके बावजूद भी हमारी सरकार किसानों के साथ रही है। और इसके विपरीत अगर आप केंद्र सरकार की बात करेंगे, भाजपा NDA सरकार की बात करेंगे, इनकी मात्र मैं समझता हूं ये एक तरह से सब्ज़बाग दिखाने की बात रही है कृषि बागवानों के साथ। आपको याद होगा चाहे 14 या 19 की बात हो, इन्होंने कहा था कि किसानों और बागवानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन इसके विपरीत जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के माध्यम से 1500 करोड़ के आसपास का प्रावधान प्रतिवर्ष मात्र हिमाचल प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए किसानों के लिए MIS के तहत होता था भिन्न भिन्न सरकारों के समय में, वो भी आपकी वर्तमान की NDA सरकार ने पिछली वर्ष से उसको खत्म कर दिया है। 1500 करोड़ से मात्र 1 लाख में एक टोकन बजट के रूप में रख दिया है। एक बहुत बड़ा कुठाराघात किसानों और बागवानों के साथ है। जहां मैं अपनी सरकार की बात कर रहा था, फफूंदनाशक, कीटनाशक यानी इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, जो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान आपको अनुदान पे, जो सब्सिडी पे हमारे लघु और सीमांत किसान को दवाइयां मिला करती थी, वो जयराम सरकार के कार्यकाल के दौरान उसको रोका गया था। उसको हमने पुनः प्रारंभ किया है। वजन के आधार पे हमारे सेब का, हमारे उत्पाद की बिक्री हो, ये भी ऐतिहासिक फैसला हमारी सरकार, कांग्रेस सरकार ने लिया है। यूनिवर्सल कार्टन, ये भी लंबे समय से किसानों की मांग रही थी। इस पर भी मैं समझता अपनी सहमति दर्शा के हमारी सरकार ने ये स्पष्ट रूप में दर्शाया कि हम किसान और बागवानों के साथ है। जगह जगह CA स्टोर खुले, ये भी सरकार की योजना, जो आने वाले समय में आपको धरातल पे सारी बातें दिखेगी। इसके विपरीत जहां मैंने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम की बात आपके साथ साझा की, साथ ही साथ जो हमारे मोदी जी ने चाहे 14 का चुनाव था, चाहे 2019 का चुनाव था, इन्होंने यही शिमला के हमारे रिज मैदान में, सोलन ठोडो मैदान में, यहाँ तक कि सुजानपुर में भी उनको सेब याद आया था। उन्होंने इस बात को लेकर पब्लिक प्लेटफॉर्म से, आप जितने भी मैं समझता उस वक्त के उस दिन के अखबार है आप पढ़ेंगे, स्पष्ट रूप में कहा था कि इंपोर्ट ड्यूटी को हम 3 गुना करेंगे, एप्पल को स्पेशल कैटेगरी में लेंगे। लेकिन इसके विपरीत जब जनता जनार्दन ने हिमाचल प्रदेश की कई लाखों से इनके प्रत्याशी को जिताया, और पिछले चुनाव में 2019 में तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा रिकॉर्ड हमारे प्रदेश में बना था, लेकिन कार्य उसके विपरीत हुआ। 70% से आपका एक समय वो भी था, आपका 35% पे आपकी इंपोर्ट ड्यूटी डाली थी। वर्तमान में क्योंकि चुनाव में 50% पे ले आया है, और अभी भी वर्तमान में लगभग कोई 44 देशों से मैं समझता हूँ यहाँ पर आपका रिकॉर्ड तोड़ इंपोर्टेड सेब आ रहा है, जिसके कारण बड़ा प्रतिकूल असर हमारे किसान और बागवानों पर पड़ा। विशेषकर जिन्होंने अपना सेब कोल्ड स्टोर किया था, उनको बहुत नुकसान हुआ है। ये भी एक बहुत मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे क्षेत्र से जुड़ता है। चाहे OPS की बात हो, गंभीर वित्तीय स्थिति थी, उसके बावजूद भी आपने OPS प्रदेश के कर्मचारियों को 1,36,000 इनकी संख्या बनती उनको देना एक ऐतिहासिक फैसला था। और इन्होंने इसके विपरीत जैसे राजस्थान में इनकी सरकार आई, इनका पहला कार्य था कि OPS को बंद करे, और मुझे पूर्ण विश्वास है क्योंकि और भी कई इश्यूज है जिसमें हमारे कुलदीप राठौर जी, सिंघा साहब सारी बातें आपके समक्ष रखेंगे। मैं सुधीर बहक जी का, जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, पूर्व में हमारे जिला के अध्यक्ष रहे तो मैडम स्टोक्स के समय, और वो भी यहाँ पर आए, उनको भी मैं आदर के साथ संबोधित करता हूँ। धन्यवाद। अब राठौर जी बात रखेंगे।
राष्ट्रीय शुरुआत के लिए छोड़ेंगे। एक दफा पुनः आपका स्वागत। आप सब जानते हैं कि इंडिया का गठबंधन देश के पैमाने पर और हिमाचल प्रदेश के पैमाने पर देश के संविधान को बचाने के लिए और हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व को बचाने के लिए यह गठन किया गया है। मैं सिर्फ 5 बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। पहली बात कि हिमाचलता ये और बीजेपी ये कॉम्पैटिबल नहीं है। जो नेचुरल फॉर्म है इसकी कॉम्पैटिबिलिटी नहीं है। जब से हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी स्टेटहुड के समय से इसका दृष्टिकोण यह था कि उसको हिमाचल प्रदेश को ठोड मारना चाहिए। और उस समय से लेकर अभी तक अगर हम इतिहास को ट्रेस करें तो बीजेपी और हिमाचल प्रदेश की कॉम्पैटिबिलिटी नहीं, और इसीलिए इसको जनता ने इस चुनाव में नकार दिया है। दे आर गोइंग टू लूज ऑल 4 लोकसभा सीट्स एंड द 6 असेंबली सीट्स इन हिमाचल प्रदेश। अब आप मेरे से पूछेंगे कॉम्पैटिबिलिटी कहां नहीं है। कॉम्पैटिबिलिटी यहां नहीं है कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश के आय के स्रोत थे, उन आय के स्रोत पर दिल्ली की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है उन्होंने पूरा का पूरा ग्रहण लगा के रखा है। आप जानते हैं कि जो हमारे फॉरेस्ट का वेल्थ है, जो हमने एक किस्म से पूरे देश के लिए सरेंडर किया है, और बार बार इस प्रश्न को केंद्र सरकार पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार के सामने इस प्रश्न को उठाते रहे कि हम अपने वेल्थ को का तो दोहन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उसके एवज में हमें दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को लेकर नकारात्मक रवैया मोदी साहब और शाह साहब का रहा और कोई भी डेवोल्यूशन नीचे नहीं किया। यही नहीं, आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश का विकास तब संभव है जब यहां की आर्थिकी आगे जाएगी, और वो है सेब। और सेब पर जो रोहित जी ने कहा है उससे अधिक मैं ऐड नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं इसकी भी कॉम्पैटिबिलिटी शुरू से नहीं रही। 1989 में हमने सपोर्ट प्राइस जो फार्मर को दिया, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किसान के प्रेशर के आधार पर वो 1 रुपी 85 पैसा सॉरी 2 रुपीज 85 पैसा दिया गया था। लेकिन 1990 में जिस समय शांता जी की सरकार आई, उसको 1.5 रुपए में ये तब्दील किया गया था, रिड्यूस किया गया था। और जैसे मैंने शुरू में कहा, वो कॉम्पैटिबिलिटी जब नहीं होती है तो उथल पुथल होती है। आप सब जानते हैं जो यहाँ सेब पैदा करने वाले हैं कि डोडीन के साथ कोई दूसरी जो फंजिसाइड कॉम्पैटिबल नहीं होती है उसका रिएक्शन हो जाता है, या आप जब पोटैश करते हैं दूसरी उसके साथ करेंगे उसका भी रिएक्शन हो जाता है। तो वो भारतीय जनता पार्टी आती रही होगी, लेकिन जितनी दफा आई उसने उथल पुथल करके दिया है, क्योंकि वो नॉर्मल कोर्स में नहीं आगे वो विकास हो पाता है, और इसलिए वो अपहीवल्स रहे हैं। और इसलिए हम आज मतदाता को अपील भी करना चाहते हैं और रिमाइंड भी करना चाहते हैं कि बिल्कुल करेक्ट है कि 5th फेज के वोटिंग के बाद बहुत परिवर्तन आने वाला है, और कहां आ रहा है उसको भी आप समझो, और हिमाचल के घटनाक्रम से आप जोड़ो।
जहां जहां मोदी साहब ने प्रयत्न किया और शाह साहब ने प्रयत्न किया सरकारों को बेदखल करने के लिए, जो बेसिक डेमोक्रेसी हमारी है, इलेक्टेड जो पार्लियामेंट्स हैं, असेंबलीज हैं, जब आप उनको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, उसका एक बड़ा रिएक्शन, ये महाराष्ट्र के अंदर रिएक्शन आ रहा है। और उनकी स्ट्रेंथ आप नोट कर दें, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं, एफर्डेविट देने के लिए तैयार हूं, उनकी स्ट्रेंथ 20 से नीचे आने वाली है। वाई? उन्होंने वो जो पुरानी पार्टियां थी, चाहे ये एनसीपी थी, चाहे शिवसेना थी, उनका दो फाड़, और उसका सारा क्या, वो जो इलेक्ट्रल बॉन्ड ने उनके जो नंगा कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उनको बेदखल, वो बिल्कुल बेनकाब कर दिया है उनको, कि जो नारा दिया करते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, दे हैव बीन थॉरोली एक्सपोज, थॉरोली। और जो ये वही नहीं, आप बिहार का देख ले, वहां भी मतदाताओं को एक वो सबक सिखा रहे हैं। वही प्रयत्न हिमाचल प्रदेश में उन्होंने किया, जब 6 जो कांग्रेस के विधायक है उनकी खरीद फरोख्त करने के जो प्रयत्न किए, उसका एक ट्रमेंडस रिएक्शन पीपल के अंदर, नॉट ओनली इन हिमाचल प्रदेश लेकिन अक्रॉस द कंट्री। इसके लिए मैं बहुत खुश हूं। मैं समझता था कि शायद हिमाचल प्रदेश के अंदर ही ये एक इस प्रकार की मानसिकता बची है, लेकिन दिस इज अक्रॉस द बोर्ड। इसीलिए हम वी आर डिटरमिन्ड कि ये जो अलायंस है, ये अलायंस इकट्ठा मिलके मतदाता के पास भी जाएगा, और इकट्ठा मिलके जो इश्यूज हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए है और जो इश्यूज हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए है, उनको हम कॉमन तरीके से मतदाता के सामने रख रहे हैं। जब इस बात का मैं कह रहा हूं, तो मैं इस बात का भी मुझे कहना है कि ये सिर्फ नारा एक देश एक चुनाव नहीं है। नारा अब ये बन गया है मोदी साहब का, एक देश एक नेता। ये सिर्फ विपक्ष के नेता की बात नहीं मैं कह रहा हूं कि उन्होंने उन पर आक्रमण किया है, चाहे वो केजरीवाल साहब पर किया है या आपके ये सुरेन साहब पर किया है ना, जो झारखंड के ये मुख्यमंत्री थे। लेकिन विद इन देयर ओन पार्टी ऑल्सो दे हैव नॉट टॉलरेटेड, वेदर इट वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश और ये विजय राज, ये क्या कहते हैं, वसुंधरा राज, जो ये राजस्थान की इनकी नेता रही है, उनको भी कट टू साइज किया गया है। तो इसीलिए ही इज हेडिंग टुवर्ड्स दैट। और इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन क्या होगा, वो निष्पक्ष होना चाहिए, डेमोक्रेसी तब इस देश में होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी पार्लियामेंट है, असेंबलीज है, और उसके लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन कैसे गठित होगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का एक नॉमिनी होगा, विपक्ष के नेता जो होंगे वो एक नॉमिनी देंगे और प्रधानमंत्री महोदय एक देंगे। लेकिन इसको थ्रू एन अमेंडमेंट उसको टर्न डाउन किया। तो इंटेंशंस आर वेरी क्लियर, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, ऑल दीज ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट जिसका ऑटोनमस नेचर हमारा संविधान कहता है उसको रखना है, उस पर आक्रमण है। और इसीलिए ये जो जॉइंट अलायंस है ये फील करता है दिस इज एन एक्सेप्शनल इलेक्शन आफ्टर इंडिपेंडेंस। कैसा इलेक्शन है? ऐसा इलेक्शन है कि जिसमें इस संविधान को बचाना बहुत अनिवार्य हो गया है। इट इज नॉट ओनली द नीड of the different political parties that exist in the country, लेकिन ये नीड है पीपल ऑफ दिस कंट्री का। ये संविधान राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की धार ने बनाया है, कुर्बानियों से बना है, और वो आपके अंबेडकर साहब ने उसका वो हेड कर उसको बनाया है। लेकिन आज बड़े दुख से हमें कहना पड़ रहा है, सिर्फ उसको खत्म करने का कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे देश के अंदर जो पिछड़ी हुई क्या कहते हैं जातियां हैं और आपकी ये वो है, उसको वो रिप्लेस करना चाहते हैं, उसकी जो उसको रिजर्वेशंस थी उसको खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि उनका कोर जो वोटर है और वो कोर जो उनकी पार्टी का है वो
ऊपरी जाति के लोग हैं। माफ करें जब मैं ऐसी व्याख्या कर रहा हूं, लेकिन मुझे आप गलत नहीं समझना। और इसलिए वो इस संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। एंड दिस अलायंस स्टैंड फॉर सेविंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन, सेविंग दिस कंट्री, सेविंग द पीपल। एंड आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, इनका डीएनए, बीजेपी के वालों का डीएनए देख लीजिए, और इनका डीएनए इस प्रकार का है जो एंटी पीपल है, एंटी हिमाचल प्रदेश है, एंटी दलित है, एंटी फार्मर है। वो पिछले 10 इयर्स ने ये सिद्ध कर दिया है। जब इनका इम्तिहान हुआ वो ये साबित हुआ है ये प्रो पीपल कहीं रहे नहीं है। और इसलिए आज अगर हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व को बचाना है, सेब की खेती को बचाना है, तो इस इंडिया अलायंस ने वाव कर दिया है आखिरी सांस तक इस लड़ाई को, इलेक्टोरल बैटल को आगे ले जाएंगे। एंड ऑन ऑल 4 सीट्स वी आर गोइंग टू डिफीट देम, इंक्लूडिंग द 6 वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। ये राइटिंग ऑन द वॉल बहुत क्लियर है। इतनी ही बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सिंघा साहब, रोहित जी। बड़ी तफसील से रोहित ठाकुर जी ने जो हिमाचल सरकार की कारगुजारी रही है, जो प्रो किसान और बागवान निर्णय हमारी सरकार ने लिए, बड़ी तफसील से इन्होंने आप लोगों के सम्मुख रखे। राकेश जी ने भी विस्तार से कि क्यों इस गठबंधन की जरूरत पड़ी आप लोगों के सम्मुख जो है रखा है। जैसा इन्होंने कहा कि आज देश में जिस तरह से संविधान को बदलने का प्रयास हो रहा है, देश में लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास हो रहा है, इन नीतियों के खिलाफ, इस भाजपा की सोच के खिलाफ देश में तमाम ऐसे दल जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, जो देश के धर्म निरपेक्ष स्वरूप को कायम रखना चाहते हैं, तमाम ऐसे दल इंडिया अलायंस के रूप में इकट्ठे हुए। और आज जब 5 चरणों के चुनाव पूरे हो चुके हैं, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। अगर आप प्रधानमंत्री जी की शारीरिक भाषा देखेंगे, उनकी भाषा शैली जो आजकल वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर नजर रखेंगे तो कहीं ना कहीं हताशा और निराशा साफ तौर पे इंगित हो रही है। 10 वर्ष का शासन एनडीए का रहा इस देश में, लेकिन देश पीछे हटा है। जब पिछला चुनाव था उस समय भी बहुत से प्रश्न थे जो अनसुलझे रह गए। बेरोजगारी की बात थी, प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने की बात कही थी। आज तो 10 साल हो गए, कायदे से 20 करोड़ रोजगार बनते हैं, लेकिन लाखों युवाओं की छटनी हो गई, कहीं रोजगार मिले नहीं। पिछले बार नारा था बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आप देख रहे हैं कि लगातार महंगाई बढ़ रही है। खाने पीने की वस्तुएं आम लोगों की पहुंच से बाहर हो रही। डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। जब विश्व की मार्केट में जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, सस्ता हुआ है, लेकिन फायदा आम जनता को नहीं मिल रहा है। उसी तरह जीएसटी, जिसे गब्बर सिंह टैक्स राहुल गांधी जी कहते हैं,
अवैध रूप से वैध तरीका साबित करके जो है टैक्स वसूला जा रहा है जनता से। और पिछले चुनाव में इन मुद्दों पे चुनाव नहीं हुई, पुलवामा की घटना हुई, पूरा राजनीतिक परिदृश्य बदल गया। उसके बाद बालाकोट, और आज तक 10 वर्षों में ये हमें पता नहीं चल पाया कि बालाकोट की घटना के पीछे कौन जिम्मेवार था। बहुत बड़ी इंटेलिजेंस की चूक थी। अगर विश्व में कोई और देश होता तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो है त्याग पत्र देने के लिए मजबूर होते, लेकिन उस घटना के इन्होंने इस्तेमाल किया और देश में जो है ऐसा माहौल बनाया कि चुनाव जीते। और आज इन मुद्दों पे चुनाव नहीं हो रहे। महंगाई का मुद्दा कहीं नहीं, बेरोजगारी का मुद्दा कहीं नहीं, करप्शन चरम सीमा पे। आज जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं देश में, 4 या 5, पूरा धन का संचय उनके हाथों में हो रहा है और ये सरकार मूकदर्शक बन के बैठी है। और एक बहुत बड़ा घोटाला, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे जिक्र किया था पूरे तर्कों के साथ, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का है वो सामने आया है। और मैं ये समझता हूं कि आजाद भारत का ये सबसे बड़ा घोटाला है कि किस तरह से इन्होंने अवैध रूप से डराकर धमकाकर धन का संचय किया। आज पूरे देश में हर जिला में इनके आलीशान दफ्तर बन रहे हैं। दिल्ली का जो दफ्तर है वो तो 5 सितारा होटल से भी बढ़कर है। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये एक मूलभूत प्रश्न है। आम जनता परेशान है और आज भी बार बार जिक्र होता है कि मोदी साहब की गारंटियां, कौन सी गारंटी इन्होंने पूरी की है? लोकतंत्र में आज विपक्ष का हक बनता है कि हम इनसे प्रश्न पूछें कि आप बताएं कि आपने पिछले 10 वर्षों में क्या किया। हमारे इंडिया गठबंधन के सभी साथी इकट्ठे और मजबूती से इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री जी, उनकी सूचना तंत्र उनके पास है, उन्हें निश्चित तौर पे सूचनाएं मिल रही है कि एनडीए लगातार पिछड़ता जा रहा है। इसलिए वो ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पर जो व्यक्ति सुशोभित हो, शोभा नहीं दे। आज सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास किया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। राम मंदिर को लेकर किस तरह की भावनाएं वो व्यक्त कर रहे हैं, हमें हैरानी है। वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो सारा धन जो है वो अल्पसंख्यक मुसलमानों में बांट दिया जाए। उनका जो बयान है 2 दिन पूर्व, बहुत मुझे हैरानी हुई, सभी लोगों को हैरानी हुई कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो राम मंदिर पे बुलडोजर चला दे। इस तरह की बातें करना इस बात को इंगित करता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बौखलाए। उन्हें लग रहा है कि सत्ता हाथ से निकल रही है। अभी 2 चरणों के चुनाव बचे हैं। हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि 5 चरणों में निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन आगे है और 2 चरण जो बचे हैं इसमें ये धन बल पूरी ताकत लगाएं। लेकिन देश की जनता आज समझ चुकी है कि अगर लोकतंत्र को बचाना है, बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया उसे बचाना है, तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को सत्ता से बाहर करना होगा। बहुत सारी बातें मेरे साथियों ने कही, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। हिमाचल प्रदेश में जिस ढंग से लोकतंत्र की हत्या का प्रयास हुआ, महाराष्ट्र में भी इन्होंने किया, मध्य प्रदेश में किया, गोवा में किया। आज हिमाचल की जनता पूरा मन बना चुकी है
इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी जो है शिकस्त है। आज की हमारी जो ये प्रेस वार्ता है, उसका मकसद हमारे तमाम जो इंडिया गठबंधन के हमारे साथी हैं, सीपीएम, सीपीआई, आम आदमी पार्टी या और राजनीतिक दल जो धर्म निरपेक्ष स्वरूप में विश्वास रखते हैं, इनकी नीतियों का विरोध करते हैं, वो इकट्ठे। और हमने आज ये एकता दिखाई है, एक संदेश पूरे प्रदेश में देने के लिए, पूरे जिला में देने के लिए और अपने अपने चुनाव क्षेत्र में देने के लिए कि हम कटिबद्ध है कि हम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जहां चारों लोकसभा क्षेत्र में पराजित करेंगे, वहीं 6 विधानसभा क्षेत्र जहां पर चुनाव हो रहे हैं जिनकी जरूरत नहीं थी, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पे पराजय मिलने वाली है। मैं सभी साथियों का जो आज की इस बैठक में आए, हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, राकेश सिंघा जी जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, 2 बार पूर्व विधायक रह चुके हैं, रोहित जी जो शिमला संसदीय क्षेत्र के हमारे प्रभारी भी हैं, और पूरा हम सब मिलकर प्रयत्न कर रहे हैं कि हम अपना जो संसदीय क्षेत्र है इसमें एक बहुत बड़े मार्जिन से इस सीट को जीते। धन्यवाद। और अगर आपको मुझसे या रोहित जी से, सिंघा साहब से कोई प्रश्न पूछना है तो मोस्ट वेलकम। सिंघा जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन आता है तो 90 के बाद की परिस्थिति पैदा हो सकती है, जब 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने और वाजपेयी ये तो 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि जब यूपीए सरकार बनी थी तो 10 जो है दल थे उनके साथ, अब तो 25 से ज्यादा दल है, तो ऐसे में सरकारें चल पाएंगी क्या? हर चीज को टाइम एंड स्पेस में देखने की जरूरत है। जो समय बीत गया वो बीत गया। As we move forward, our democracy is getting more and more mature. ये आप वो जो पास्ट में हुआ उसको अगर आप सोचे कि परसीव करें कि वो इन फ्यूचर भी होगा, नहीं। पास्ट के लेसन से लर्न कर प्रेजेंट को और फ्यूचर को डील करने का है। एंड आपको हम कॉन्फिडेंस से कहना चाहते हैं कि आफ्टर द इलेक्शन द एनडीए इज गोइंग आउट। जो इंडिया के गठबंधन है, दे विल सिट डाउन, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो सरकार को चलाने का होगा उसको वर्कआउट करेंगे। एंड वी कैन वी अश्योर यू एंड द पीपल ऑफ दिस कंट्री एंड द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश कि हम कुछ ऐसा नहीं होने देंगे जिससे जनता के मैंडेट को बिट्रे करे। इट इज द मैंडेट which has to be respected. And हम मेच्योर्ड पार्टीज हैं, इस राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के हम सांझे हिस्सेदार हैं। वो नहीं थे, वो तो ब्रिटानिया के साथ खड़े थे, अंग्रेजों फरंगियों के साथ खड़े थे, वो नहीं रन कर सकते हैं। मणिपुर का हाल देखो क्या कर दिया। 30 लाख की पॉपुलेशन है, सिर्फ 30 लाख मेथीज और कुकीज को ऐसा लड़ा दिया कि 100 साल तक नहीं उनकी एकता होगी। वो पूरे देश को है ना, ये देश एक जाति का नहीं है, एक धर्म का नहीं है, एक भाषा बोलने वालों का नहीं है, एक संस्कृति का नहीं है, ये सब का है। इसलिए ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसलिए हम कह रहे हैं ये संविधान को वो जो बुलडोज करने का काम, इसको समाप्त करने का काम, इसकी हत्या करने का काम ये करना चाहते हैं। एंड वी आर डिटर्मिन्ड टू सेव दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अभी फिलहाल ये है और कॉन्फिडेंस से मैं कह रहा हूं, अगर कोई आयोटा ऑफ डाउट है उसको आप रिमूव करो। वी आर मेच्योर्ड। अगर हम फरंगियों को इस मुल्क से निकाल सके विद द हेल्प ऑफ द पीपल, इस देश को भी हम रन करेंगे। और पास्ट में अच्छे एक्सपीरियंसेस भी है। वाजपेयी जी की सरकार 5 साल की गठबंधन की सरकार थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो 10 वर्ष तक हमारी यूपी की सरकार रही, वो आपकी कोलिशन गवर्नमेंट थी। कोलिशन गवर्नमेंट 100 टाइम डिक्टेटरशिप से बेहतर है। उसका क्रक्स भी देखिए, लोकतंत्र और ज्यादा परिपक्व हुआ। जैसे राकेश जी ने कहा कि अगर अतीत में कुछ कमियां रहीं
कुछ गलतियां रही, उससे बहुत बड़ा सबक जो है सभी राजनीतिक दलों ने लिया और जैसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा उस आधार पर सभी गठबंधन के सदस्य इकट्ठे रहेंगे और इस मुल्क को जो है एक अच्छा शासन देंगे जहां समाज के सभी वर्गों को, सभी धर्मों को, सभी जातियों को जो है आगे ले जाने का जो है प्रयास हो। रोहित जी, आपने भी बताया कि सेंटर ने एमआईएस का बजट 1500 करोड़ से सिर्फ 1 लाख रख दिया जी और स्टेट की जो एमआईएस की लायबिलिटी जो हर साल बढ़ती है, जी। तो इन दी एब्सेंस ऑफ सेंट्रल सपोर्ट क्या इस स्टेट के लिए पॉसिबल होगा कि स्कीम को कंटिन्यू करें? स्टेट ने तो पॉसिबल करके दिखाया है, इन स्पाइट ऑफ मेनी फाइनेंशियल ऑड्स।